अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 के ऊपर जो है वो उसको हम पढ़ने लगे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो तमाम स्टैंडर्ड्स की बेस है तकरीबन, और वो उसका नाम है IAS 16, स्टैंडर्ड नंबर 16, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। ये हमारा ये स्टैंडर्ड है। डेप्रिसिएशन के नाम से आपने इसी चैप्टर को डील किया ITA में। मैं इसको चैप्टर की बजाय अगर स्टैंडर्ड कहूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पहले मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं, देन हम इसको ओपन करते हैं। देखें ये क्या कहता है। ये कहता है इस स्टैंडर्ड में वो तमाम एलिमेंट्स डिस्कस होंगे जो एसिड्स नॉन करंट एसिड्स हैं, नंबर 1, जो एसिड्स टेंजिबल हैं और जिनसे आपने इकोनॉमिक बेनिफिट लेना है, उनको इस्तेमाल में लाके, चाहे वो ऑपरेशनल इस्तेमाल हो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग या वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज हो, किसी भी टाइप का यूज आपने उससे लेना हो। यार इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है स्टूडेंट्स कि ऐसा एसिड जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो एसिड, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो एसिड, और जिसको मैंने ऑर्गेनाइजेशन में इस वजह से रखा हुआ है कि मैं उसको इस्तेमाल करके उससे बेनिफिट ले सकूं। वैसे एसिड तो होते ही वो हैं जिनसे आप इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं। हर वो चीज जिससे आप फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हैं वो एसिड्स हैं। लेकिन ऐसे तमाम एसिड्स जिनको आप इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकते हो और उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और वो टेंजिबल हो, उन्हीं एसिड्स को IAS 16 डिस्कस करता है। अब यहां पे बात ये है कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब हर एसिड को हम इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेते हैं ना। देखें ऐसा नहीं है। पॉइंट ये है आपके पास ऐसे एसेट्स जिनको आपने इस वजह से हेल्ड किया हुआ है कि कल को इनकी कीमत बढ़ेगी मार्केट में तो मैं इनको बेच दूंगा, तो भाई इसका मतलब है उसके ऊपर आपकी अटेंशन उसको इस्तेमाल करके की नहीं है, आपकी टेंशन उससे फायदा लेने की है, जरूर है, लेकिन उसको इस्तेमाल करके नहीं बल्कि उसको मार्केट में बेच के। ऐसे एसेट्स को IAS 16 डील नहीं करता। ऐसे एसिड को हमने अपने ही कोर्स में पढ़ना है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि उसको IAS 40 डील करता है, उसको IAS 16 डील नहीं करता। यार मेरे पास गाड़ी है, मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, वो टेंजिबल है, उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है और वो ऑफिस पर्पस में यूज हो रही है, मैं उसको इस्तेमाल करके बेनिफिट ले रहा हूं, उससे कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यार उसको IAS 16 डील करता है। मैंने गाड़ी ले ली कि कल को इसकी कीमत बढ़ जाएगी, मैंने बिल्डिंग ले ली कि कल को इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यार आपने बिल्डिंग ली, कल को इसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो ये आपकी टेंशन नहीं है उसको इस्तेमाल करना। मैंने बिल्डिंग ली, उससे मेरा ऑफिस है, मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं और उसको यूज करके मैं उससे इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहा हूं, तो देन दिस इज कॉल्ड बेसिकली माय प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको ये स्टैंडर्ड डील करेगा। और भाई हर एसिड हमने उठा के डील नहीं कर लेना कि ये बिल्डिंग मेरे सामने नजर आ रही है तो मैंने कहना है सर ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। यार पहले उसको देखो क्या आप उससे आपके इस्तेमाल का लेवल क्या है। कोई प्लांट है, कोई मशीनरी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिजिकल है, 1 साल से ऊपर लाइफ है, उसको इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन ले रहे हैं, उसको इस्तेमाल करके आप इकोनॉमिक बेनिफिट ले रहे हैं। वो इस वजह से आपने नहीं रखा हुआ कि कल को उसको कीमत बढ़ेगी तो आप मार्केट में बेच देंगे। और मैं टेंजिबल एसिड्स की बात कर रहा हूं, मैं इंटेंजिबल एसिड्स की बात नहीं कर रहा जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, उन एसिड्स की जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। फिर आपकी प्रॉपर एक टेंशन हो कि हमने इसको इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेना और आप कर रहे हो, वो तमाम एसिड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में स्टूडेंट डील होते हैं।
उन्हीं एसिड्स की अकाउंटिंग हमें स्टैंडर्ड क्या बता रहा है, हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहले हमें यह भी तो पता हो ना कि चीज क्या है जिसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हर एक एसिड को हम लोग डील करने के लिए नहीं जा रहे, कीप इन माइंड, हर एक एसिड को हम डील नहीं करेंगे, हम उन्हीं एसिड्स को डील करेंगे जिनसे हम इस्तेमाल करके उनके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए जा रहे हैं। एंड वन थिंग मोर, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये तमाम चीजें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर कंसीडर होती हैं। अच्छा, अब बढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स की तरफ। स्टैंडर्ड, इसका डिवाइड कैसे हुआ है उसको देखें। सबसे पहले स्टूडेंट हमने टॉपिक पढ़ना है इनिशियल मेजरमेंट। सबसे पहले स्टैंडर्ड हमें यह बताता है कि शुरू में ऐसे एसिड्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फिर हमें यह बताता है कि सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर क्या क्या खर्चा आ सकता है, फिर हमें यह बताता है कि साल के एंड में सब्सिक्वेंट इसकी आपने मेजरमेंट कैसे करनी है। यह है एट स्टार्ट, यह है ड्यूरिंग द ईयर। स्टैंडर्ड तीन बातें करता है। देखें, हमने स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड के तरीके से पढ़ना है। दिस इज एट एंड। सबसे पहले स्टैंडर्ड हमें यह बताता है कि शुरू में ऐसे आने वाले एसिड को आप डील कैसे करेंगे, फिर इस एसिड के ऊपर आपके क्या क्या खर्चे, सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, उन इवेंट्स को डील करेंगे यानी ड्यूरिंग द ईयर। और फिर जब ईयर एंड में हम रिपोर्ट करने लगेंगे टू द स्टेक होल्डर, फिर हम कैसे डील करेंगे। अगर हम इन टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करें तो इनिशियल मेजरमेंट में दो चीजें हैं। शुरू में आने वाला एसिड कैश और कैश इक्विवेलेंट, इसके ऊपर रिकॉर्ड होगा या ये रिकॉर्ड होगा फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू में भी फर्दर दो केसेस हैं। एक्सचेंज ऑफ एसिड, जब हम दो एसिड्स की एक्सचेंज कर रहे होते हैं तब शुरू में एसिड मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, या हमें स्टेट ग्रांट कर रही हो तब ये मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है। वरना अदरवाइज हर केस में एसिड खरीदते वक्त कैश या कोई कैश इक्विवेलेंट चीज इन्वॉल्व होती है। ड्यूरिंग द ईयर में तीन पॉइंट है। ड्यूरिंग द ईयर या एसिड के ऊपर मेंटेनेंस हो रही होती है, भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टैंडर्ड कह रहा है, तो हम स्टैंडर्ड के पॉइंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। या उसके ऊपर कोई उसका पार्ट रिप्लेस हो रहा होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट, या उस पे कोई मेजर इंस्पेक्शन हो रही होती है, ये कहना है स्टैंडर्ड का। फिर हम ईयर एंड की बात करते हैं, ये थोड़ा सा हम इधर एक्सप्लोर कर लेते हैं। ईयर एंड में सबसे पहले तो हमने क्या चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन, जिसको आप पढ़ के आए, हम दोबारा रिवाइज करेंगे। फिर हमने पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, या कॉस्ट मॉडल की या रीवैल्यूएशन मॉडल की। अच्छा, ये सारी बात बताने का मकसद क्या है? ये सारी बात बताने का मकसद ये, मैंने पूरे आपके सामने पूरा IAS 16 खोल के रख दिया। IAS 16 का हमने ऑपरेशन कर दिया कि भाई, हमने ओपन कर दिया कि यार ये क्या कह रहा है। IAS 16 कहता है कि भाई एक ऐसा एसिड जिसको आप इस्तेमाल में लेके आते हैं, उनमें तीन तरह से उनकी अकाउंटिंग को हम बताने जा रहे हैं। शुरू में जब आप उसको खरीदेंगे, जब वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में फर्स्ट टाइम आएगा, तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाउ कैन यू रिकॉर्ड दीज टाइप ऑफ एसिड्स, एदर ऑन कैश और एदर ऑन मार्केट वैल्यू। भाई दोनों में से किसी एक के ऊपर हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हुए नजर आएंगे। उनके केसेस मैंने बताए। फिर जब आप उसको शुरू में रिकॉर्ड कर लेंगे, हमें स्टैंडर्ड बात बता देगा। इसको तो हमने 1 बाय 1 डिटेल के अंदर पढ़ना है, और यही तो अभी हमें स्टैंडर्ड बात बता रहा है। लेकिन मैं आपको लास्ट वाले लेक्चर में क्या कर रहा था कि हमने उसकी लॉजिक ढूंढनी है स्टूडेंट। जब तक हमें ये बात नहीं पता लगेगी कि लॉजिकली वो क्यों ये बात कर रहा है,
तो उसके स्टैंडर्ड पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आए हम भूल जाएंगे, बेशक हमने जितनी मर्जी प्रैक्टिस की हो। और भाई प्रैक्टिस से ज़्यादा कंसेप्ट पे हमें फोकस करना है, स्टैंडर्ड को पढ़ने के तरीके के ऊपर फोकस करना है। प्रैक्टिस तो साथ साथ चलनी है। इसके बाद जब ड्यूरिंग द ईयर उसके ऊपर क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, क्या इवेंट हो सकता है एक नॉन करंट एसेट्स के ऊपर, और फिर साल एंड में क्या उसके ऊपर जो है वो होगा, ये 3 हिस्सों में मैंने इस टॉपिक को डिवाइड किया। और ये स्टैंडर्ड को मैंने आपने सामने एक्सप्लोर किया। और मैं स्टैंडर्ड में फिर आपको बताया कि पहले आपने एक ऊपर फिल्टर लगाया, आपने कहा यार मैं तमाम एसिड्स को नहीं पढ़ने जा रहा, मैं सिर्फ एक मखसूस एसिड्स को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। उस फिल्टर से आप इसके अंदर एंटर हुए तो पहला फिल्टर ऑन हुआ। अब अगले हम जा रहे हैं, अब इन सब जगह पे हम पढ़ेंगे तो हमारा पहला फिल्टर हमेशा से ऑन रहेगा। पहला फिल्टर हमेशा क्या ऑन रहेगा कि हम उन एसिड्स की डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं जो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको मैं इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए जाता हूं। हर एसिड का मकसद फायदा ही देना होता है, लेकिन हर एसिड का मकसद उसको इस्तेमाल करके उसको बाय यूज ला के फायदा देना नहीं होता। जस्ट रिकॉल द डेप्रिसिएशन कंसेप्ट कि जैसे जैसे एसिड इस्तेमाल हो रहा होता था वैसे वैसे उसका कुछ पोर्शन एसिड से निकल के एक्सपेंस में जा रहा होता था, जिसको आप डेप्रिसिएशन कह रहे होते थे। और वो क्यों? क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उस एसिड को उसको यूज में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब आप उससे बेनिफिट ले रहे हैं। आप अगर बेनिफिट ले रहे हैं तो उसका वो पोर्शन जिससे आप बेनिफिट ले चुके होते हैं वो आप एसिड से निकाल के एक्सपेंस में ले आते हैं। दैट इज बेसिकली का ड्यू टू द मैचिंग कंसेप्ट, जिसको मैं दोबारा से मैंने आपको कहा मैं रिवाइज करूंगा। कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम दोबारा से उसको रिवाइज करते हुए नजर आ रहे होंगे व्हेन जो है वो हम डेप्रिसिएशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अब हम अपना पहला टॉपिक IS-16 में स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनिशियल मेजरमेंट। तो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट इनिशियल मेजरमेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट में मैंने जैसे कि आपको कहा कि शुरू में आपने एक नॉन करंट एसिड को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो उसमें मैं पहला केस पढ़ रहा हूं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। अच्छा, अब मैं इसमें भी इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं, पेमेंट एट टाइम और पेमेंट आफ्टर डिलीवरी, जिसको हम डिलेड पेमेंट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसमें फर्दर कह रहा हूं इंटरेस्ट इममटीरियल, इंटरेस्ट मटीरियल। ये मैंने देखें 90% तो लेडीज एंड जेंटलमैन यही होता है कि आपने एसी परचेज किया, आपने उसके अगेंस्ट पैसे देने, अनटिल कि ये केस नहीं आ जाता। क्या केस? कि भाई या 2 एसिड्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं या स्टेट हमें ग्रांट दे रही है। इसके अलावा तकरीबन हर केस एसिड का स्टैंडर्ड कहता है कि जब भी आएगा इनिशियली एसिड आपके पास आ रहा होगा, आप उसके अगेंस्ट या कैश दे रहे होंगे या कैश इक्विवेलेंट कोई चीज दे रहे होंगे, मतलब बॉन्ड दे रहे होंगे, कोई भी यार कैश इक्विवेलेंट चीज। हर वो चीज जो 3 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है। इक्वल टू 3 मंथ बॉन्ड्स, आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कोई भी यार कैश इक्विवेलेंट चीज देते ना। मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं उसको कहता हूँ यार मेरा 40,000 का बॉन्ड पड़ा है, पैसे नहीं है, ये लो। मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं कहता हूँ यार ये चेक ले जाओ। मेरे पास कोई बंदा आता है, ये दीज आर ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर कैश इक्विवेलेंट। मेरे पास कोई बंदा आता है, मैं कहता हूँ यार मैंने मार्केट में कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, आप जाके उसको मार्केट में सेल कर दो, ये लो मेरे से। देखिए कोई भी आप कैश इक्विवेलेंट चीज दे सकते हैं, स्टैंडर्ड उसको कैश ही लेके चल रहा है, वो कैश ही होता है। अक्सर का एग्जाम में आ जाता है कि जी मैंने एसिड परचेज किया, उसके अगेंस्ट मैंने 40,000 का बॉन्ड दे दिया, मैंने उसके अगेंस्ट को मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे दी। तो अब हम कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये पता नहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज की एंट्री में क्या करूंगा। तो यार पैसे ही है ना आपके पास से, तो पैसे जा रहे हैं। आप इस चीज को देखो कि एसिड परचेज करते वक्त आपके पास से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी टेक्निकल चीज बात है कि अब पैसे उसी टाइम जा रहे हैं जिस टाइम आप चीज परचेज कर रहे हैं, या आपको चीज मिलने के बाद पैसे जा रहे हैं। दो बातें स्टूडेंट, या आपको उसी टाइम आप पैसे दे रहे हैं या आप पैसे दे रहे हैं बाद में। मैं अभी परचेज प्राइस की बात कर रहा हूं, मैंने अभी इसका आगे फार्मूला एक्सप्लोर नहीं किया।
मैं अभी परचेज प्राइस की बात कर रहा हूं। मेरा एक सवाल आपसे बनता है कि क्या एक बंदा आपको चीज देगा जो आज चीज 1 लाख रुपए की है, आज वो एसिड 1 लाख रुपए का है, और वो आपसे कहे यार ले जाओ और मुझे 2 साल के बाद पैसे दे देना, तो क्या वो आपको फिर भी चीज 1 लाख की देगा? आज वो मार्केट में जाता तो 1 लाख की बेचता, तो यार नहीं देगा। वो कहेगा मुझे आप 1.5 लाख रुपया दोगे। ये जो 50,000 उसने आपसे ऊपर लिया, ये उसने इस वजह से लिया क्योंकि आप डिले कर रहे हो पेमेंट, और पेमेंट डिले करने के ऊपर इंटरेस्ट वो आपसे लेगा। यार किस्तों पे जो चीजें बेचना होता क्या होता है, वो क्या कर रहा होता है, आप डिले कर रहे हैं, वो 1 लाख की चीज आपको 1.5 लाख की दे रहा है। अच्छा, अब क्या ये कैश का केस है या क्रेडिट का केस है? कई स्टूडेंट के क्वेश्चन आ जाए, सर आप तो कैश का केस पढ़ा रहे हैं, इसमें क्रेडिट की एंट्री कहां आ गई, मैंने 2 साल के बाद पैसे देने। ओ भाई, इससे ये नहीं मुराद कि जी क्रेडिट की कोई अलग एंट्री होगी। ओ भाई, अल्टीमेटली एसिड खरीद के आपने उससे देना तो कैश ही है ना चाहे 1 साल के बाद देना, चाहे 2 साल के बाद देना है। क्या एसिड खरीदते साथ आपके पास से 2 साल के बाद कैश आउट नहीं होना? होगा ना, तो कैश ही केस बना ना कि भाई एसी खरीदेंगे कैश, लेकिन फर्क ये है कि वो कैश जाएगा 2 साल के बाद, लेकिन उस कैश में इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ है, उस कैश में इंटरेस्ट ऐड हुआ हुआ है। तो बात यह है कि अब जरा समझना इस बात को, बड़ा टेक्निकली समझना मैं जस्ट अभी इसको आगे एग्जांपल देखें, हमने एक एक पॉइंट की एग्जांपल करनी है। मैं खोलूंगा आपके सामने ग्रिपिंग, जैसे मैं अभी समझा रहा हूं, मैं अभी स्टैंडर्ड की इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं, इसके कंसेप्ट को क्लियर करो। आपने आज के दिन जनवरी 2024 में आपने एक प्लांट परचेज किया 1 लाख रुपए का, और साथ ही कैश दे दिया। बस मैं एक ही पेमेंट ले रहा हूं, वेंडर से आपने परचेज किया, साथ ही आपने कैश दे दिया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप क्या एंट्री करेंगे? आप कहेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट, एसिड मेरे पास आ गया, और एक एसिड कैश मेरे पास से बैंक या कैश मेरे पास से 1 लाख रुपए का चला गया, तो ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, दोनों मेरे पास एसिड की नेचर है, ये एंट्री ये काम करेंगे। लेकिन वो आपको कहता है कि प्लांट तो आप ये परचेज कर रहे हैं, लेकिन आपने दिसंबर 2025 को मुझे पेमेंट करनी है 1.5 लाख रुपए की, और इस पे जो इंटरेस्ट है वो 10% चार्ज हो रहा होगा। ये उसने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। अच्छा, अब क्या मैं ये एंट्री पास कर दूं कि मैं जनवरी 2024 में आऊं और मैं आके कहूं कि जी प्लांट मेरे पास आ गया 1.5 लाख रुपए का, क्योंकि मैंने 1.5 लाख रुपए देने, मेरा 1.5 लाख का कंट्रैक्ट है, और मैं पेएबल को जो मैंने पैसे देने हैं मैं 1.5 लाख रुपए से क्या कर दूं, मैं क्रेडिट कर दूं, ये एंट्री मैं पास कर लूं, ये एंट्री मैं पास कर लूं, मैं कहूं यार ये एंट्री पास कर दें जी। यार क्या मेरे प्लांट की वर्थ 1.5 लाख रुपया है? मैं आज प्लांट को यूज कर रहा हूं, मेरे प्लांट की वर्थ जो आज वर्थ है, जिसकी बेस पे ये 1.5 लाख रुपया निकाला गया है, जो आज प्लांट मार्केट में मिल रहा है, वो कितने का है? अगर वेंडर मुझे 1.5 लाख रुपए मेरे से ले रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन स्टूडेंट्स, अगर वो मेरे से ले रहा है तो वो इस वजह से नहीं ले रहा, वो प्लांट की कीमत नहीं है, वो इस वजह से ले रहा है कि मैं पेमेंट डिले कर रहा हूं, मैं पेमेंट डिले कर रहा हूं तो वो मेरे पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई ये ख्याल करो कि अगर डिले ऑफ पेमेंट के ऊपर अगर आप बात करने के लिए जा रहे हो तो डिले ऑफ पेमेंट के अंदर तो वो आपको इंटरेस्ट चार्ज करके अमाउंट बताएगा। तो भाई आप प्लांट को उस वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते जो आप पे करने के लिए जा रहे हैं, आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो प्लांट की ओरिजिनल वैल्यू आज के दिन है, जो ओरिजिनल प्लांट है। बाकी तो आप इस वजह से पेमेंट नहीं कर रहे कि आपके पास पैसे नहीं है और आप डिले इस वजह से कर रहे हैं, वो आपको पैसे इस वजह से ज्यादा चार्ज कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। इंटरेस्ट को आप अलग डील करेंगे, इट्स योर एक्सपेंस, नॉट अ पार्ट ऑफ एसिड कॉस्ट। यार हम कैसे उसको एसिड कॉस्ट का पार्ट ले सकते हैं? आज एसिड की वर्थ क्या है?
अगर आज आपके वेंडर ने आपको यह बात बताई है कि ये 1.5 लाख रुपए वो आपसे लेने के लिए जा रहा है, ये 1.5 लाख रुपए लेने के लिए जा रहा है, तो ये एंट्री बेसिकली गलत है। अगर वो आपसे 1.5 लाख रुपए लेने के लिए जा रहा है, आपके वेंडर ने ये बात आपको बताई है, तो भाई उसने आपको फ्यूचर की वैल्यू बताई है कि भाई मैं 2025 में ये तुमसे पैसे ले रहा हूं, तो ये फ्यूचर वैल्यू है। रिकॉल द क्यूएमएस, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये फ्यूचर वैल्यू है। तो भाई इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू क्या होगी जिस पे को बेस बना के वेंडर ने 1.5 लाख रुपया फाइंड किया? वो वैल्यू ओरिजिनल उस एसिड की कीमत होगी जिसको बेस बना के उसने कहा तुम डिले कर रहे हो इस कीमत का, वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी यार? प्रिंसिपल अमाउंट वही तो होगी जो वो डिले कर रहे हैं। देखो दो केसेस हैं। एक जगह मैंने आपको कहा कि मैंने एसी को परचेज किया, पैसे दे दिए, गेम खत्म। एट अ टाइम डिले के अंदर स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? रुको, उसमें इंटरेस्ट ऐड है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर एसी को रिकॉर्ड करो। जस्ट सी दैट कि मैं इस 1.5 लाख को, क्या फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का? फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर n। आप लोगों ने इसको क्यूएमएस के अंदर पढ़ा। वैसे तो फ्यूचर वैल्यू को फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर की पावर n। तो हमने इसको रिवर्स किया हुआ है, और ये फार्मूला नहीं है, दिस इज एन अरेंजमेंट। आपको पता है 100 के अंदर 10% इंटरेस्ट ऐड करें 110 होगा। तो वहां से हम लोगों ने, अब इसमें हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है कि सर वो 1.5 लाख रुपया है, इंटरेस्ट रेट 10 चल रहा है, और 2 साल के बाद हमने पैसे देने हैं। तो आज उसकी कीमत क्या होगी? आज उसकी कीमत क्या होगी? तो हमने वो वैल्यू क्या कर लेनी है, यहां पे फाइंड कर लेनी है। तो लेट्स सपोज, जिस एग्जांपल के तौर पे ये मैं बात कर रहा हूं कि ये वैल्यू आती है 1,10,000, जस्ट वैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर, इससे कम ही आएगी ना, क्योंकि बाकी तो इंटरेस्ट है। तो फिर आप जनवरी 2024 को क्या एंट्री पास करोगे? प्लांट अकाउंट 1,10,000 से डेबिट और पेएबल 1,10,000 से क्रेडिट। अब मैं आगे एंट्रीज कराता हूं। अभी हम पहले इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसे आगे 2025 तक मैं एंट्रीज लेके जाता हूं। लेकिन इनिशियल में देखे पहले 2 स्टेप। आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसने कहा डिले है, सर डिले है तो यार इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसके ऊपर एसिड को रिकॉर्ड करो। आगे जो आप पेमेंट नहीं कर रहे वो तो इसके ऊपर क्या चल रहा है? इंटरेस्ट। तो एसिड should not record on 1,50,000, it should be recorded on 1,10,000. Keep in mind the original value, that value जिसके ऊपर उसने इंटरेस्ट चार्ज करके फ्यूचर वैल्यू बनाई। आपको एग्जामिनर ने फ्यूचर वैल्यू दे दी, आपने रिवर्स बैक करके प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड कर लिया और प्रेजेंट वैल्यू को यहां पे प्रेजेंट आप लोगों ने कर दिया। तो कंसेप्ट को आप क्लियर करेंगे। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शुरू की वैसे बात कर रहा था यहां पे कैश की। मसला यह है, अगर आपको यहां पे देखें, वो आपको ये कह रहा है कि अगर ये मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इंटरेस्ट मटेरियल और इंटरेस्ट इमटेरियल में क्यों कन्वर्ट किया। अगर एग्जामिनर आपको ये कह गया कि यार जो इस कीमत में इंटरेस्ट ऐड है वो इमटेरियल है, तो रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। अगर इमटेरियल है तो इंटरेस्ट को एसिड की वैल्यू में से खत्म करने से मेरे डिसीजंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा कि जो वैल्यू ओरिजिनल एसिड की दी हुई है 1.5 लाख, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर कहता है द इंटरेस्ट इज अ इमटेरियल, इट्स ओनली 1%, जो भी देता है, लेकिन एक साथ कंडीशन दे देता है कि ये इमटेरियल है। जनरली 1 साल के अरसे के अंदर या 1 साल से कम अरसे के अंदर अगर डिले पीरियड हो ना, 8-9 महीने का डिले हो, तो 8-9 महीने के डिले के ऊपर, ये तो 2 साल का डिले है ना, तो 2 साल के लिए तो वेंडर इतना डिले नहीं करेगा, तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 8-9 महीने का 1 साल या 1 साल से कम अरसे का पीरियड है, तो वो जनरली इंटरेस्ट आपका इमटेरियल काउंट हो जाता है। जब इंटरेस्ट आपका इमटेरियल काउंट हो जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फिर आपने यही एंट्री कर देनी है, इंटरेस्ट को अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट आपकी एसिड की वैल्यू के ऊपर वो फर्क नहीं दे रहा जो उसको देना चाहिए। तो एग्जामिनर जब खुद आपको कह रहा है कि इंटरेस्ट इज इन मटेरियल, स्टैंडर्ड खुद कह रहा है, तो यार मैं क्यों लैदा करूं, मेरा बेसिक कंसेप्ट है। ऐसा तो नहीं मैं कौन सा अगेंस्ट कर रहा हूं कि सर आप इंटरेस्ट को क्यों नहीं लैदा कर रहे, चाहे 10 रुपए भी या 50। ओ भाई मटेरियल डिसीजन पे फर्क नहीं कर रहा, छोड़ दो, उठाओ ओरिजिनल प्लांट, बेशक वो डिले का प्लांट है, ओरिजिनल 1.5 लाख पे रिकॉर्ड कर दो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं
सर ऐसा नहीं है, इसमें से वैल्यू कम होगी तो फिर आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू में करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता और डिले है तो फिर हम जनरल इंटरेस्ट को मटेरियल लेंगे, हम खुद अपने पास सेम मटेरियल की बात नहीं करेंगे अंटिल के गिवन नहीं होता। या टाइम पीरियड बहुत शॉर्टर नहीं होता, 5-6 महीने का टाइम पीरियड नहीं होता। मेरी इन बातों को गौर करें, ये स्टैंडर्ड्स बातें कर रहे हैं और यही assumptions हैं, यही चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं। हम एग्जाम में उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अभी तो मैं बात करूं, एक ही साथ पेमेंट दी, ये लो पैसे, एंट्री रिकॉर्ड खत्म। डिले में आया, सर ये तो फ्यूचर वैल्यू है, कन्वर्ट इनटू द प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट निकालें, रिकॉर्ड करें। नहीं सर, एग्जामिनर ने कहा है कि ये इममटीरियल है, तो लीव इट, छोड़ दो भाई, इममटीरियल को वहां से निकाल दो और उस वैल्यू के ऊपर जो है वो आप रिकॉर्ड करें जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू बन रही है। प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। ये बात, अभी मैं उससे आगे एंट्री देखें, हम उससे आगे एंट्री के ऊपर बढ़ते हैं। ये बात है हमारी जो हम डील करने के लिए जा रहे हैं कि भाई कैश या कैश इक्विवेलेंट पे करते हुए इसी को शुरू में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन सुन, ये तो वेंडर्स के साथ पेमेंट के प्रॉब्लम है ना, ये तो वेंडर्स के साथ पेमेंट के प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं परचेज प्राइस, कि हम खरीद कितने में रहे हैं, जो हमने पैसे पे करने हैं। लेकिन एक एसिड को खरीदते हुए 4 चीजें एसिड की कॉस्ट में जनरली ऐड की जाती हैं। परचेज प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस वैट, वो भी नॉन रिफंडेबल, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी। 4 वैल्यूज ऐड की जाती हैं एक एसी खरीदते वक्त। व्हाट्सोएवर केस यार, चाहे डिले का केस हो यार, डिले का केस और कैश का केस इससे रिलेट करता है, ये जो मैं ऊपर बात कर रहा था परचेज प्राइस से। लेकिन एक एसी खरीदेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी हमें मसला करेगा, एक एसी खरीदेंगे वैट भी हमें मसला करेगा, एक एसिड खरीदेंगे तो इन चारों चीजों को ऐड करके एक एसिड की कॉस्ट बनती है। लेकिन जो डिले की बात है, जो बात आपकी उसे क्या कहते हैं कि क्या परचेज किए कि एकदम पैसे दे दिए, उसी टाइम पैसे दे दिए, या डिले के अंदर पैसे दिए, वो परचेज प्राइस की बात है जिसको आप उसके अलावा एक ये आपने आईटीएम में भी पढ़ी, ये 3 चीजें आपने आईटीएम में भी पढ़ी हैं, ये 2 चीजें इसको छोड़ के, इसको तो भी हम डील करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन रिफंडेबल वैट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो तमाम एक्सपेंसेस जिसके बगैर ये एसिड यूज में नहीं आ सकता था, जो स्पेसिफिकली इसके लिए किए। कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? इंस्टॉलेशन कॉस्ट, और कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? टेस्टिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये तमाम एक्सपेंसेस, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, जिसके बगैर एसिड में यूज नहीं आ सकता, डायरेक्टली उसी कॉस्ट के अंदर एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये तमाम एक्सपेंसेस इस एसिड की कॉस्ट में क्या होंगे? ऐड होते हैं। अभी हम एग्जांपल भी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो मेरे पास से कैश ही जा रहा होता है ना, इन एक्सपेंसेस की वजह से भी तो मेरे पास से कैश ही जा रहा ना यार। लेकिन क्योंकि वेंडर को पेमेंट नहीं हो रही, तो इस वजह से हम इनको अलहदा ट्रीट करके अलहदा से एसी कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं। वैट टैक्सेस किसको जा रहे हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। हमने आईटीएम में भी पढ़ा कि इनकम टैक्स को छोड़ के सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारे के सारे पाकिस्तान में वैट कहलाते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, जो चीज की कीमत को बढ़ा देते हैं। इनकम टैक्स तो पर्सनल आपको पता है कि वर्थ पे लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। अगर ये नॉन रिफंडेबल है, हमें स्टेट ने, हुकूमत को हमने दिए, हुकूमत ने मेरे से ले लिए, लेकिन हुकूमत ने कहा कि हम आपको वापस कर देंगे सेल्स टैक्स रिटर्न में, हम आपको वापस कर देंगे, तो फिर आपने इसको ऐड नहीं करना। वो वाला टैक्स आपने ऐड करना है जो नॉन रिफंडेबल है,
रिफंड नहीं होता। इनकम टैक्स को तो वैट हम कहते ही नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स पर्सनल वर्थ पे लगता है। ओ यार, ये भी तो पे करते हुए मेरे पास से क्या जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं। ओ भाई, अगर मेरे पास से ये पे करते हुए पैसे जा रहे हैं तो ऐड करो ना, परचेज प्राइस में साथ ऐड करो ना। एक ऐसी इन सब चीजों से मिलकर ही बनेगा ना। वैल्यू एडेड टैक्स को हमने आईटी में काफी ज्यादा बात की हुई है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वैसे भी हमें समझ आ जाते हैं। वैट, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। जनरली पाकिस्तान में सेल्स टैक्स ही रिफंडेबल होता है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी बड़े रिमोट चांसेस हैं कि वो रिफंडेबल हों, अंटिल के कोई स्पेसिफिकली ऐसे नहीं आता। आप लोग टैक्स वाले अपने सब्जेक्ट में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसके साथ अगर एग्जामिनर कोई एग्जाम में बात नहीं कर रहा, खामोश है, तो जस्ट टेक नॉन रिफंडेबल और इसको ऐड कर दें। लेकिन अगर रिफंडेबल है तो एग्जामिनर लाजमी बात करेगा कि ये सेल्स टैक्स रिफंडेबल है। अभी तो आपने हुकूमत को पे कर दिया, लेकिन हुकूमत बाद में आपको क्या दे देगी, वापस कर देगी, तो फिर इसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना, फिर आपने इसको अलहदा ही लिखना है। कॉस्ट में फिर आपने इसको ऐड नहीं करना। ये माइंड में रखें अपनी बात। तो 3 चीजें। चौथी चीज को हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। अभी हमारा इनिशियल मेजरमेंट एंड नहीं हुआ। वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस प्रेजेंट वैल्यू डीकमीशनिंग कॉस्ट, इसकी क्या बात है। फिर जब हम इस पूरी वैल्यू को कर लेंगे, फिर हम एक कंप्लीट क्वेश्चन को जो है वो हम लोग डील करेंगे। ग्रिपिंग के ऊपर भी जाएंगे, वहां से भी हम लोग इसको डील करते हुए नजर आएंगे। लेक्चर नंबर 3 में स्टूडेंट आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।